ओके गाइस, सो पिछले वीडियोस में हमने जर्मन और ब्रिटिश डिफ्यूजनिज्म कर लिया है। आज का क्लास है अमेरिकन डिफ्यूजनिज्म। डिफ्यूजनिज्म का जो अमेरिकन स्कूल ऑफ थॉट था वो है। सो अमेरिकन डिफ्यूजनिज्म को कहते हैं कल्चर एरिया स्कूल भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कल्चर एरिया स्कूल। अच्छा, सो यहाँ पे जो आप इमेजेस देख पा रहे हैं, दिस इज फ्रांस बोएज, ये हैं क्लार्क विजलर, और ये हैं एल्फ्रेड क्रोबर। विजलर और क्रोबर दोनों बोएज के स्टूडेंट्स थे। बोएज उनके गुरु थे और उनके दोनों चेले थे, दोनों शिष्य थे। ठीक है, सो इन ये तीनों अमेरिकन स्कूल ऑफ डिफ्यूजनिज्म में इनका नाम लिया जाता है। हाउएवर हम देखेंगे बाद में कि बोएज ने अमेरिकन डिफ्यूजनिज्म में ऐसा कुछ कंट्रीब्यूशन खास नहीं किया है। उनका कंट्रीब्यूशन जो है उसको हम हिस्टोरिकल पार्टिकुलरिज्म बोल के एक अलग स्कूल ऑफ थॉट है, उसमें हम स्टडी करेंगे अगले वीडियो में। ओके, सो जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लासेस में कवर किया कि जो ब्रिटिश स्कूल है डिफ्यूजनिज्म का, उसको हम क्या क्या कहते हैं। इट इज कॉल्ड एक्सट्रीम डिफ्यूजनिज्म, या फिर इट्स ऑल्सो कॉल्ड पैन इजिप्शियन स्कूल। क्यों पैन इजिप्शियन स्कूल कहते हैं वो हमने वीडियो में देखा था। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हेलियोसेंट्रिक। जो जर्मन स्कूल है, अच्छा, इनको एक्सट्रीम पैन इजिप्शियन या हेलियोसेंट्रिक बोलते हैं क्योंकि ये बोलते थे कि सारा कल्चर सिर्फ एक जगह पे इजिप्ट में ओरिजिनेट हुआ और बाकी सब जगह पे वहां से फैला हुआ है। जर्मन स्कूल ऑफ थॉट को बोलते हैं कुल्तुर क्राइस, जिसका जिसका इंग्लिश में मतलब है कल्चर सर्कल स्कूल ऑफ थॉट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कल्चर हिस्टोरिक स्कूल। जर्मन स्कूल को हम कल्चर हिस्टोरिक स्कूल भी बोलते हैं क्योंकि ये लोग हिस्ट्री पे, आर्कियोलॉजी पे बहुत डिपेंड करते थे। ठीक है, अब उसी तरह से अमेरिकन स्कूल को क्या कहते हैं, अमेरिकन स्कूल को कहते हैं हम कल्चर एरिया स्कूल, क्योंकि इन्होंने कल्चर एरिया का कॉन्सेप्ट यूटिलाइज किया था। देखते हैं कैसे। सो इस स्कूल ऑफ थॉट में जो मेन लीडर्स थे क्लार्क विजलर और एल्फ्रेड प्रोबर, दोनों ही बोएज के स्टूडेंट्स थे। इनका जो अप्रोच है उसको कहते हैं कल्चर एरिया अप्रोच, जिसको मैं समझाऊंगा अभी। और ये कहते हैं कि सपोज ये एक एरिया है, यहाँ पे सिमिलर कल्चर मिलता है। मतलब यहाँ पे अगर मान लीजिए वी टॉक अबाउट से हंटिंग गैदरिंग टूल्स, जिस टाइप का बो एरो यूज, जिस तरह का तीर धनुष यूज करते हैं। सपोज ये मैं डॉट्स जो बना रहा हूँ, डॉट्स आर द ट्रेड्स। डॉट्स है वो तीर धनुष का टेक्निक, ठीक है, जो यूटिलाइज होता है। सो जो जहां जहां मैं डॉट्स बना रहा हूँ वहां तक ये यूज करते हैं ये लोग। सो एक सिमिलर काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी जहां तक यूज हो रही है, तो सिमिलर कल्चर है। सिमिलर काइंड ऑफ फेस्टिवल, सिमिलर काइंड ऑफ कपड़े, सिमिलर काइंड ऑफ फूड। इस तरह से कोई भी कल्चरल ट्रेड अगर किसी एरिया में सिमिलर है, जहां तक सिमिलर है वहां तक बोलेंगे अच्छा यहाँ पर एक सिंगल कल्चर एरिया है, इसको कहते हैं कल्चर एरिया। ये कल्चर एरिया है जहां पे ट्रेड्स फैले हुए हैं। अब अगर आप ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि कल्चर ट्रेड यहाँ पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, ज्यादा घना है, और जैसे हम इससे दूर जा रहे हैं वो हल्का होते जा रहे हैं। सो ये जो बीच में है, यहाँ पे कल्चर ओरिजिनेट हुआ एज पर द कल्चर एरिया स्कूल। ये पॉइंट है जहाँ पे वो आविष्कार होता है, जहाँ पे वो ओरिजिनेट होता है और फिर चारों तरफ फैलना शुरू होता है, चारों तरफ फैलता है यहाँ से। सो ये जो जगह है इसको बोलते हैं कल्चर सेंटर, ठीक है। और जहां तक फैल पाता है यहाँ तक फैला है, ये जो लाइन मैंने बाउंड्री बनाया है यहाँ तक फैला है, इसके बाहर नहीं है, तो इसको कहते हैं कल्चर पेरीफेरी, यानी कल्चर का बाउंड्री, ठीक है। सो कल्चर सेंटर से होके चारों तरफ स्प्रेड करता है कल्चर पेरीफेरी तक। कल्चर पेरीफेरी वर्ड यूज किया था विजलर ने, और एल्फ्रेड प्रोबर ने इसी को कहा था कल्चर क्लाइमैक्स। कल्चर क्लाइमैक्स और कल्चर पेरीफेरी एक ही चीज है। एक को यूज किया था विजलर ने, एक को यूज किया था क्रोबर ने, ठीक है। सो ये एक कल्चर एरिया हो गया। इसी तरह से देयर कैन बी अदर कल्चर एरियाज ऑल्सो। दूसरे कल्चर एरियाज भी हैं जहाँ पे एक कल्चर सेंटर होगा,
वहाँ का कल्चर जहाँ पे ओरिजिनेट हुआ और फिर चारों तरफ स्प्रेड हुआ। हर एक कल्चर एरिया में एक कल्चर सेंटर होगा, एक कल्चरल पेरिफेरी होगा, ठीक है? और अंदर में डिफ्यूजन हो रहा है, मतलब सेंटर से चारों तरफ डिफ्यूज हो रहा है। तो कल्चर एरिया के अंदर डिफ्यूजन होके ट्रेड फैल गया। अब आपस में कल्चर एरियाज के बीच में भी डिफ्यूजन होता है। सो आपस में भी कल्चर एरियाज जब कांटेक्ट में आते हैं, तो वो कुछ अपना अपना शेयर करते हैं ट्रेड्स, ठीक है? ये है कल्चर एरिया स्कूल का डायग्राम। ये कल्चर एरिया स्कूल का कॉन्सेप्ट है कि कल्चरल ट्रेड्स एक कल्चर सेंटर में ओरिजिनेट होकर वहां से चारों तरफ फैलती हैं। जहां तक फैल पाती हैं वहां पर तक कल्चर एरिया कहते हैं हम। उसके बाउंड्री को हम कहते हैं कल्चर पेरिफेरी या कल्चर क्लाइमेक्स। और जहां पे ओरिजिनेट होता है उसको कल्चर सेंटर कहते हैं, ठीक है? और इस तरह से मल्टीपल कल्चर एरियाज आपस में यू नो आपस में क्या कहते हैं, आपस में वो लोग इंटरेक्ट करते हैं, जहाँ पे उनके आपस में डिफ्यूजन हो सकता है और उनके बीच में भी अंदर में भी डिफ्यूजन होता है। सो ये है कल्चर एरिया स्कूल का कॉन्सेप्ट। क्लार्क विजलर क्लार्क विजलर he was dissatisfied by the earlier writers who had treated American Indian populations as one homogeneous mass. So इन्होंने कहा कि जो अमेरिकन इंडियंस है, बिकॉज ये लोग अमेरिका में थे, तो अमेरिका के जो ट्राइबल ग्रुप्स है उनको स्टडी कर रहे थे। तो बोला कि अमेरिका में जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं, काफी सारे ट्राइबल ग्रुप्स हैं, बहुत लार्ज नंबर ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स है। कहीं पे क्वाक्यूतल है, तो कहीं पे टोबैगो इंडियंस है, तो कहीं पे अलग अलग, इस तरह से बहुत सारे अलग अलग ट्राइब्स हैं। सो किंतु इसके पहले जो स्कॉलर्स थे उन्होंने सारे के सारे अमेरिकन इंडियंस को एज अ सिंगल ग्रुप ट्रीट किया था। उन्होंने उनका सारा उनको पहले पहले के स्कॉलर्स में उनमें कुछ डिफरेंस नहीं दिखाई दिया। उनको सारे ट्राइबल्स एक जैसे दिखते थे। बट क्लार्क विजलर बोले कि ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। आप सारे अमेरिकन इंडियन ट्राइबल्स को एक होमोजेनस मास, एक सिंगल ग्रुप की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। उनमें आपस में बहुत सारा डाइवर्सिटी है। और वो डाइवर्सिटी को स्टडी करने के लिए उन्होंने अपना कल्चर एरिया स्कूल शुरू किया। Whistler went about classifying the societies according to their dominant traits and geographical locations. उन्होंने 8 फूड एरियाज बनाए। सो उन्होंने क्या बोला कि ठीक है, सारे ट्राइब्स जो है अमेरिका में सारे सिमिलर नहीं है। डिपेंडिंग ऑन द इन्वायरमेंट जहाँ पे वो रहते हैं, डिपेंडिंग उनके आसपास किस तरह का इन्वायरमेंट है, किस तरह का फूड अवेलेबल है, उसके हिसाब से उनका सब कुछ अलग अलग है। सो अब उसी को दिखाने के लिए उन्होंने कल्चर एरिया कॉन्सेप्ट का यूज किया। तो कल्चर एरिया में जैसे कि मैंने यहाँ बताया कि ये एक ट्रेट है जो फैल रहा है। मैंने ट्रेट के बारे में बोला कि सपोज एग्जांपल लिया कि ये बो एंड एरो, तीर धनुष, ये तीर धनुष का ट्रेट है। सेम टेक्नोलॉजी कहाँ तक यूज हो रही है। सो इस तरह से हम क्लोथ, कपड़े ले सकते हैं, खाना ले सकते हैं, सब कुछ ले सकते हैं। क्लार्क विजलर ने क्या किया, उन्होंने खाना लिया। उन्होंने लिया कि जो ट्राइबल्स हैं वो ट्राइबल्स अपना खाना कैसे जुगाड़ करते हैं, हाउ डू दे गेट देयर सब्सिस्टेंस, हाउ दे गेट देयर फूड। ये सबसे बेसिक चीज है। किसी भी ट्राइब का सबसे बेसिक चीज होता है कि वो खाना जुगाड़ कैसे करते हैं। उसके ऊपर उनका सब कुछ डिपेंड करता है। खाना जुगाड़ करने के लिए उनका टेक्नोलॉजी, उनका माइथोलॉजी, सब कुछ उसके ऊपर ही डिपेंड करता है। बाद में हम देखेंगे इसको कल्चर मटेरियलिज्म स्कूल में, कि खाना जुगाड़ करने के ऊपर बाकी सब कुछ कैसे डिपेंड करता है, वो हम कल्चर मटेरियलिज्म स्कूल में बाद में देखेंगे, ठीक है? सो क्लार्क विजलर ने बोला कि सबसे बेसिक चीज जो है वो है खाना जुगाड़ कैसे करते हैं। तो मैं खाना जुगाड़ करने वाला जो टेक्निक है, टेक्नोलॉजी है, या क्या फूड वो खाते हैं, उसको लेके मैं कल्चर एरियाज बनाऊंगा। तो उन्होंने अमेरिका में नॉर्थ और साउथ अमेरिका मिला के जो ट्राइबल्स हैं वहां पे उन्होंने 8 फूड एरियाज बनाया, 8 कल्चर एरियाज बनाया, डिपेंडिंग ऑन फूड। कल्चर एरियाज बेस्ड ऑन फूड, उसीलिए उसको फूड एरिया भी कहते हैं, कुछ ऐसा। उन्होंने बोला कि ये जो आर्कटिक और सब आर्कटिक वाले हैं, जिसको पहले एस्किमो बोलते थे, आजकल वर्ड एस्किमो यूज नहीं होता है। एस्किमो को अब डेरोगेटरी या एज अ अब्यूजिव लैंग्वेज, अब्यूजिव वर्ड माना जाता है। अब द वर्ड दैट वी यूज इज, हम जो वर्ड यूज करते हैं उसको कहते हैं इनुइट, INUIT, इनुइट। सो ये जो ठंडा वाला एरिया इनुइट का, इनका एक अलग सा फूड एरिया है। वो यहाँ पे वो जो फूड खाते हैं वो क्या खाते हैं, एस्किमो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको इनुइट कर देंगे। इनुइट का मेन खाना है करीबू। कैरिबू एक तरह का एनिमल है जिसका वो मीट खाते हैं, उसका स्किन भी यूज करते हैं, उसका सारा बॉडी पार्ट्स यूज करते हैं। जो ग्रेट प्लेन्स है, ये है ग्रेट प्लेन। ग्रेट प्लेन्स में इनका मेन खाना था बाइसन, ठीक है? इस तरह से नॉर्थ पैसिफिक कोस्ट, ये जो ये है नॉर्थ पैसिफिक कोस्ट, यहाँ पे इनका मेन खाना है सालमन, ठीक है? ऐसे करके ही कैलिफोर्निया वाला एरिया में वाइल्ड सीड्स, साउथ ईस्ट और ईस्टर्न वुडलैंड्स में ईस्टर्न मेज, ऐसे ही इंटेंसिव एग्रीकल्चर,
मैनियोक, गुआनाको, इस तरह से 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेसिक फूड्स को के बेसिस पे उन्होंने 8 कल्चर एरियाज बनाया ऑफ डिफरेंट ट्राइब्स, ठीक है। सो वो कुछ ऐसा दिखता है मैप पे, ठीक है। ये उनका फूड एरिया कॉन्सेप्ट था कि उन्होंने बोला कि फूड के बेसिस पे अगर हम डिवाइड करें तो सारे ट्राइब्स सिमिलर नहीं है, अलग-अलग है। उनका सबसिस्टेंस अलग-अलग है। टू शो सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस ही बिगन टू लिस्ट मेनी ऑफ देयर कल्चरल एलिमेंट्स। ही आल्सो गिव ठीक है। सो कल्चर सेंटर के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। कल्चर सेंटर हर एक के लिए होता है। सेंटर का क्या होता है? जहाँ पे सबसे पहले लोग सेटल हुए थे और वहाँ से फिर जो कल्चरल ट्रेड्स है वहाँ से बाहर की तरफ डिफ्यूज़ होती है। वहाँ पे लोग पहले सेटल हुए और वहाँ से बाहर की तरफ फिर ट्रेड डिफ्यूज़ हुआ। एल्फ्रेड प्रोबर ने इस कल्चर सॉरी 1 मिनट। कल्चर सेंटर हो गया और कल्चर मार्जिन या कल्चर पेरिफेरी जिसको मैंने बताया जो बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री है इस बाउंड्री को कहते हैं कल्चर पेरिफेरी या कल्चर मार्जिन, इज़ आल्सो कॉल्ड कल्चर मार्जिन या कल्चर पेरिफेरी। और ये जो लाइन है, ये बाई मिस्टेक यहाँ पे आ गया है। ओके, जस्ट अ सेकंड। ठीक है। सो कल्चर का जो बाउंड्री है उसको कल्चर पेरिफेरी या कल्चर मार्जिन बोलते हैं। जो कल्चर सेंटर है उसको एल्फ्रेड क्रोबर ने उसी को कल्चर क्लाइमैक्स बोला है और विजलर ने उसको कल्चर सेंटर बोला है। ठीक है। फाइन। अब यहाँ पे जो एक पॉइंट दिया हुआ है, टू शो सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस ही बिगैन टू लिस्ट एज मेनी कल्चरल ट्रेट्स एज पॉसिबल। सो पहले इन्होंने फूड एरिया से स्टार्ट किया, इन्होंने फूड को लेकर पकड़ के किया, बट फिर उन्होंने देखा कि और भी कुछ हमको एलिमेंट्स इसमें घुसाने चाहिए। तो जहां जहां पे एलिमेंट सिमिलर होंगे वो उनको हम बोलेंगे कल्चर्स में डिफ्यूजन हुआ है। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने बोला कि कल्चर फूड के हिसाब से मैंने ये बना दिया कि ठीक है फूड के हिसाब से ये 8 फूड एरियाज है, लेकिन अब सिर्फ फूड को छोड़ के और बाकी चीज देखा जाए कि उनका टेक्नोलॉजी क्या सेम है, यहाँ पे क्या क्या यहाँ पे टेक्नोलॉजी सेम है, और क्या क्या ट्रेड्स है, और क्या क्या ट्रेड्स है फूड को छोड़ के, उनका फेस्टिवल्स, उनका रहन सहन, उनका कपड़ा, उनका 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 रिलीजियस बिलीफ, ठीक है, उनका एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, उनका अदर थिंग्स, ठीक है। तो बाकी ट्रेड्स को लेके भी स्टडी करके उन्होंने देखा कि बाकी ट्रेड सिमिलर है क्या, फूड तो अलग अलग है, ठीक है, फूड के बेसिस पे मैंने बना दिया अलग अलग एरियाज, बाकी ट्रेड्स क्या सिमिलर है। अगर मान लीजिए उनका रिलीजियस प्रैक्टिस सिमिलर है, मतलब रिलीजियस प्रैक्टिस इन दोनों फूड एरियाज में डिफ्यूज हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर सब आर्कटिक में ये लोग खाते हैं कैरिबू और यहाँ पे खाते हैं सैल्मन, तो फूड एरिया के हिसाब से दोनों अलग अलग है। लेकिन अगर मैं देखूं कि दोनों में रिलीजियस प्रैक्टिस सेम है, मतलब रिलीजियस आइडियाज इनमें आपस में डिफ्यूज हुआ है, ठीक है। सो डिफ्यूजन हुआ है कि नहीं, इसको दिखाने के लिए उन्होंने लिस्ट बनाना शुरू किया कि और क्या क्या ट्रेड्स हैं जो दोनों जो अलग अलग कल्चर एरियाज में सिमिलर है या डिफरेंट है। कल्चर ट्रेड्स का लिस्ट बनाना शुरू किया, उस लिस्ट के हिसाब से कौन सा सिमिलर है कौन सा डिफरेंस है वो करने की कोशिश की। तो जब कल्चर एरिया लिस्ट बनाना शुरू किया इन्होंने, तो गड़बड़ ये हुआ कि लिस्ट बहुत लंबा हो गया, वो हम देखेंगे थोड़ी देर में। लिस्ट बनाते बनाते इन्होंने बताया कि लॉ ऑफ डिफ्यूजन, इन्होंने एक लॉ दिया जिसको कहते हैं लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। ये कहते हैं कि जो सेंटर होता है जहां पे ओरिजिनेट होता है वहां से चारों तरफ बाहर की तरफ रेडिएट करते हुए कल्चर आइडियाज बाहर फैलते हैं। एक कल्चर सेंटर या कल्चर क्लाइमैक्स होता है और कल्चरल एरियाज बाहर की ओर वहां से रेडिएट करते हैं, बाहर की ओर फैलते हैं, ठीक है। मैं एक करेक्शन कर दूं यहाँ पे, मैंने यहाँ पे जो बताया था कि कल्चर पेरिफेरी या बाउंड्री को ही क्रोबर ने क्लाइमैक्स बोला, ये गलत है। कल्चर क्लाइमैक्स उन्होंने कल्चर सेंटर को बोला था। क्रोबर ने कल्चर सेंटर को कल्चर क्लाइमैक्स बोला था। विजलर ने बोला कल्चर सेंटर, क्रोबर ने बोला कल्चर क्लाइमैक्स, ठीक है। और दोनों ने ही बाउंड्री को कल्चर मार्जिन या कल्चर पेरिफेरी बोला है, ठीक है। सो इनका लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या है विजलर का, कि कोई भी ट्रेड जहां पे ओरिजिनेट होता है, जहां पे अर्ली लोग सेटल किए और वहां पे फिर उन्होंने उसका इजाद किया, आविष्कार किया, वहां से चारों तरफ फैलना शुरू होता है। जहां तक फैल पाता है उसको हम कल्चर एरिया कहते हैं और इस बाउंड्री को हम कल्चर मार्जिन कहते हैं, और ये ओरिजिनेटिंग पॉइंट को कल्चर सेंटर या कल्चर क्लाइमैक्स कहते हैं। उन्होंने एक और कॉन्सेप्ट दिया, एज एरिया कॉन्सेप्ट। ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, एज एरिया। मान लीजिए कि मैं ये एक सेंटर है
जहां से फैलना शुरू हुआ। सो जो व्हाइट लाइन है इट शोज द स्प्रेड ऑफ टेक्नोलॉजी। सपोज बो एंड एरो, तीर धनुष यहाँ पे इजाद हुआ और यहाँ से फैलना शुरू हुआ, तो यहाँ तक फैल पाया तीर धनुष। ठीक है। अब इसी कल्चर की जो रिलीजियस आइडियाज है वो भी यहीं पे ओरिजिनेट हुई और वो ज्यादा दूर तक फैली हुई है। सो रिलीजियस आइडियाज एक बड़े एरिया में फैली हुई है वहीं सेंटर से निकल के, जबकि उनका जो तीर धनुष का आइडिया है वो छोटे एरिया में फैला हुआ है। तो विजलर कहते हैं कि डिपेंडिंग ऑन द एरिया, जो बड़े एरिया में फैला है वो ओल्डर है, वो पुराना ट्रेड है, और जो छोटे एरिया में फैला है वो यंगर है, वो बाद में आविष्कार हुआ है। जिसका फैलाव जितना ज्यादा है, जिसका एरिया जितना बड़ा है, उसको हम वो उतना 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 पुराना ट्रेड है, वो उतना पहले आविष्कार हुआ है। बिगर द स्प्रेड ओल्डर द ट्रेड, स्मॉलर द स्प्रेड यंगर द ट्रेड। ठीक है। इसको इन्होंने बोला एज एरिया कॉन्सेप्ट, एज एरिया। ठीक है। सो ये एज एरिया कॉन्सेप्ट ऑफ कोर्स इसमें हम समझ सकते हैं कि मिस्टेक्स है, गलती है। इसका क्रिटिसिज्म बहुत सिंपल क्रिटिसिज्म हो जाएगा कि आजकल आप देख लीजिए, इफ यू टॉक अबाउट से हमारा जो रिलीजियस आइडिया है, और से फॉर एग्जांपल यू कैन टॉक अबाउट इटली में से पास्ता, पास्ता या पिज्जा लोग खाना खाते हैं इटली में, तो इटली से वो आविष्कार होके वो फैलना शुरू हुआ। पूरी दुनिया में हर जगह लोग पास्ता और पिज्जा नहीं खाते हैं, लेकिन पूरी दुनिया में हर जगह आपको मोबाइल फोन मिलेगा। सो पास्ता पिज्जा या कोई भी फूड प्रैक्टिस है जो काफी पुरानी है, लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं फैल पाई है, जबकि मोबाइल फोन हर जगह फैल गया है। इसका मतलब क्या ये मोबाइल फोन ज्यादा पुराना ट्रेट है? बिल्कुल नहीं। आजकल का जो मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, नई चीजें बहुत जल्दी फैल जाती हैं। नई चीजें बहुत जल्दी कोई एक नया अपडेट, एक सॉफ्टवेयर बनता है, बनने के साथ साथ एक महीने के अंदर पूरी दुनिया में फैल जाता है। एक महीने क्या, कुछ दिनों के अंदर पूरी दुनिया में फैल जाता है। तो आजकल चीजें बहुत फास्ट पूरी दुनिया में फैल जा रही हैं आविष्कार होने के साथ साथ। तो ये एज एरिया कॉन्सेप्ट गलत है। इन्होंने बोला कि जो चीज पहले आविष्कार हुई है वो ज्यादा दूर फैलेगी, जो बाद में आविष्कार हुई है वो कम दूर फैलेगी, ऐसा नहीं है। आजकल जो भी चीज आविष्कार होती है वो आविष्कार होने के साथ साथ पूरी दुनिया में फैल जाती है, उसको ज्यादा टाइम नहीं लगता है। सो एज एरिया कॉन्सेप्ट का ये क्रिटिसिज्म है, ये गलत है एज एरिया कॉन्सेप्ट। ठीक है। और क्या उन्होंने बोला है? ठीक है। विजर ने बोला कि डिफ्यूजन दो तरह का होता है। क्लार्क विजर ने बोला कि डिफ्यूजन मेनली दो टाइप का होता है, नेचुरल और ऑर्गेनाइज्ड। नेचुरल डिफ्यूजन जैसा कि नाम बता रहा है कि नेचुरली कुछ अगर डिफ्यूज हो, मान लीजिए जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो जगह था उसका नाम क्या था, क्या कहते हैं उसे, मेहरगढ़। मेहरगढ़ में लोगों ने व्हीट एंड बार्ली लगाना शुरू किया था। उन्होंने वहां पे इंडिपेंडेंटली डिस्कवर किया था व्हीट और बार्ली का खेती। तो व्हीट और बार्ली की खेती उन्होंने जब डिस्कवर की, वहां से आस्ते आस्ते फैलते फैलते वो, सो इफ दिस इज द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, समवेयर हियर इन्वेंट हुआ था। आस्ते आस्ते वो फैलते फैलते पूरा आज का जो पाकिस्तान है और पूरा नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में व्हीट एंड बार्ली फैल गया। इन द इन कमिंग 100 200 नहीं, 1000 1500 2000 साल लगे, बट आस्ते आस्ते फैल गया। कहीं पे ईस्टर्न चाइना में कहीं पे राइस की खेती शुरू हुई थी, वो स्प्रेड होते होते इंडिया के नॉर्थ ईस्ट से होते होते इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में आ चुका है। ठीक है। ये नेचुरल प्रोसेस है, धीरे धीरे ग्रेजुअली एक एक कल्चरल ग्रुप दूसरे कल्चरल ग्रुप को देख के, सीख के, एक्सपेरिमेंट करके आस्ते आस्ते फैलता है। यहाँ पे किसी ने लड़ाई करके, अटैक करके, फोर्स करके, जबरदस्ती यहाँ पे नहीं ये ट्रेड लाया। ये ट्रेड अपने आप नेचुरली फैला, उसके काफी टाइम लगा फैलने में, हजारों साल लग गए, हजारों साल लग गए इसको फैलने में। ये नेचुरल डिफ्यूजन है। ठीक है। ये बाई ट्रायल एंड एरर नेचुरली धीरे धीरे ट्रांसमिट होता है। इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस और ग्रेजुअली होता है। और ऑर्गेनाइज डिफ्यूजन ऑन द अदर हैंड बहुत रैपिडली होता है, क्योंकि इसको ऑर्गेनाइज्ड वे में जानबूझ के फैलाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मिशनरी एक्टिविटीज, जो लोग धर्म प्रचार करते हैं, मिलिट्री इन्वेजन, मिलिट्री अटैक जब करते हैं लोग, अटैक करके किसी दूसरे पार्ट को कैप्चर करके अपना वहां पे कल्चर फैला देते हैं। ठीक है। ये बहुत ही क्विक प्रोसेस है। फॉर एग्जाम्पल कॉलोनियलिज्म,
जब ब्रिटिश ने इंडिया को कैप्चर किया तो उन्होंने अपना ब्रिटिश कल्चर यहाँ पे लाके इम्प्लीमेंट कर दिया। काफी जल्दी इंप्लीमेंट हुआ, 200 साल के अंदर काफी लोग वेस्टर्नाइज हो गए। ठीक है, अगर ये नेचुरली होता विदाउट इन्वेजन, ठीक है, विदाउट कॉलोनियलिज्म, तो काफी टाइम लग जाता, या शायद वो ट्रेड्स यहाँ पे आ भी नहीं पाते कभी। बट वो 200 साल में पूरा इंडिया में काफी सारे पार्ट्स जो वेस्टर्नाइज हो गए, इट इज बिकॉज ऑफ ऑर्गेनाइज्ड डिफ्यूजन जो काफी रैपिडली हुआ। सो दिस वाज क्लार्क विजलर। और नेक्स्ट क्लास में हम जल्दी जल्दी एल्फ्रेड क्रोवर को कवर करेंगे। मैं क्लासेस छोटी रखने की कोशिश कर रहा हूँ, ट्राइंग टू कीप द क्लासेस स्मॉल, ताकि आपको रीड करने में इजी हो, आपको फॉलो करने में इजी हो। सो क्लार्क विजलर हो गया, नेक्स्ट क्लास में करेंगे एल्फ्रेड क्रोवर, और उसके बाद वाले क्लास में हम लोग करेंगे फ्रांस बोआज। ठीक है, सो दैट विल बी ऑल गाइस, थैंक यू। मेरा नाम है चंद्रशेखर चौहान। प्लीज लाइक द वीडियोस, और अगर अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और एंथ्रोपोलॉजी का पूरा कोर्स यहाँ पे फ्री में अवेलेबल होने वाला है, सो कीप वॉचिंग, थैंक यू।